हेलो स्टूडेंट्स। आज हाइड्रोजन चैप्टर से शुरू करते हैं। राइट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। सो हाइड्रोजन से शुरू कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का मतलब तो पता हो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जेन का मतलब होता है फॉर्मिंग, यानी वाटर फॉर्मिंग एंटिटी को ही हम हाइड्रोजन कहते हैं। वैसे तो नाम लिवॉइजर ने दिया था, बट इसके अलावा हमें हाइड्रोजन के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। अब ज़रा देखें इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। जब पोजीशन की बात करते हैं तो इसकी कुछ रिजेम्बलेंस अल्कली मेटल से होती है और कुछ रिजेम्बलेंस इसकी हेलोजन से होती है। कुछ डिफरेंसेस भी है और इसीलिए हाइड्रोजन की ना स्थिति क्लियर नहीं है पीरियोडिक टेबल में। वो बेचारा बीच में लटका पड़ा है, ना तो वो अल्कली मेटल में है ना वो हेलोजन्स में है। ना वो कम्प्लीटली नॉन मेटल है ना वो कम्प्लीटली टोटली मेटल की तरह बिहेव करता है। सो ये दोनों चीज़ें कुछ कुछ जो है वो रिजेंबल करती हुई हैं और उन्हीं रिजेंबलेंस पॉइंट को हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, जो पॉइंट्स मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ ये सिर्फ आपके स्कूल पर्पस के लिए है। डू रिमेंबर, इट इज़ जस्ट फॉर योर स्कूल पर्पस, नो अदर इंटेंशन इज देयर, क्योंकि स्कूल में ही ये सारी चीज़ें पूछते हैं। This is not being asked in competitive exam. Although you should all keep it in mind. The reason for the same is कि अगर आप ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो कहीं अगर असर्शन रीजन बनता है या कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है तो यू गेट इन टू योर माइंड। सो वो उसी लिए इम्पॉर्टेंट है बस। सो हाइड्रोजन की रिजेम्बलेंस अल्कली मेटल से, हाइड्रोजन हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। और ऐसे अल्कली मेटल का भी आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। Alkali metal have strong tendency to lose one electron of their outermost shell to form a unipositive ion and attain the noble gas configuration. Moreover, सेम उसी तरह से हाइड्रोजन को भी यूनिपॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी होती है। हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव इजीली बना ले। अल्कली मेटल फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स, हेलाइड्स और सल्फेट्स। जैसे अल्कली मेटल ये स्टेबल ऑक्साइड, हेलाइड, सल्फेट बनाते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी H2O, HF और H2S जैसे गैसेस का फॉर्मेशन करता है। सो ये सारी चीज़ें रिजेंबल करती है अल्कली से, बट फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं। अब डिफरेंसेस में आयनाइजेशन हाइड्रोजन की जो है, आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा है। वहीं अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी में आप देख सकते हो लिथियम की 520 किलो जूल पर मोल दे रखी है, जो कि सबसे हाईएस्ट होती है अमंग ऑल दी अल्कली मेटल। यानी अल्कली मेटल की कंपैरेटिवली हाइड्रोजन से वैल्यू तो कम ही होगी। हाइड्रोजन की याद करना आसान है, 13-12 किलो जूल, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं। सो ये 13-12 किलो जूल पर मोल के रिस्पेक्ट में है। नाउ द साइज ऑफ हाइड्रोजन आयन इज वेरी वेरी स्मॉल, जैसे कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर। जबकि अल्कली मेटल्स जो होते हैं ना वो अपने हर पीरियड में सबसे बड़े एटम्स होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत छोटा है और अल्कली मेटल बहुत बड़े हैं, और ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है अल्कली मेटल से। इसी तरीके से हम रिजेम्बलेंस भी देखें, रिजेम्बलेंस विद हेलोजन। जब हम हेलोजन से रिजेम्बलेंस की बात करते हैं तो हेलोजन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। वैसे ही हाइड्रोजन को भी तो एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। वो यूनी नेगेटिव आयन बनाते हैं, ये भी यूनी नेगेटिव आयन बना लेता है। वहाँ वो लोग नोबल गैस कन्फिग्रेशन को रीच कर जाते हैं, ये भी तो अपने नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम तक पहुंच जाता है। और आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है हाइड्रोजन की, 13-12, जैसे अपन ने पहले भी देखा। और यहाँ फ्लोरीन की भी ज़्यादा हमें आयनाइजेशन एनर्जी दिख रही है। तो दैट शोज कि ये हायर आयनाइजेशन एनर्जी की साइड पर ही है, ये नहीं हेलोजन से रिजेंबल कर रहा है। हाइड्रोजन डायटमिक है, H2 की तरह एग्जिस्ट करता है, वैसे ही हेलोजन्स भी तो डायटमिक होते हैं। हाइड्रोजन फॉर्म्स हाइड्राइड विद नॉन मेटल्स लाइक दैट ऑफ कार्बन। तो हेलोजन भी तो इसी तरह से कैल्शियम CCl4 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस विद हेलोजन है। देन हेलोजन से डिफरेंसेस भी है। हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हेलोजन। उतनी रिएक्टिव नहीं होता हाइड्रोजन जितना हेलोजन्स होते हैं। द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ हेलोजन्स। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो स्कूल लेवल पे आप लोगों को डिफरेंसेस और रिजेम्बलेंस के रिस्पेक्ट में पूछे जा सकते हैं। So that is important for your school level exams, and yes, you should once go through for your comparative. Once go through is more than enough. देन हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर 3: प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम जो है उसमें एक प्रोटॉन ही मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन है। ड्यूट्रियम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन होता है और ट्रिटियम में प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ट्रिटियम अकेला जो है वो रेडियो एक्टिव है, मैं आपको बता दूं कि ये रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ बीटा इमिटर है। अब बाकी रेडिएशन तो निकाल भी नहीं सकता ना, साइज छोटा है इसका, तो बीटा इमिटर के नाम से जाना जाता है भाई। राइट,
सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रिटियम। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज कंपेरेटिव है, और एक बात याद रखिए, द हैवियर द आइसोटोप गोज द मोर इज दी, हर जगह मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है। सो देखिए एटॉमिक मास जो है वो 1.008, यहाँ 2.014 और यहाँ 3.016 का है। देन न्यूक्लियस स्टेबल स्टेबल बट रेडियोएक्टिव है, और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, हाफ लाइफ जो है वो 12.3 ईयर्स का है। ट्रिटियम तो बहुत ही कम एक्सिस्टेंस में है। आपको पता है ड्यूट्रियम जो एग्जिस्ट करता है ना, वो ऐसे एग्जिस्ट करता है H और D, जैसे H2 मॉलिक्यूल होता है ना, वैसे ही H और D मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ड्यूट्रियम का। प्योर फॉर्म में D2 जैसा मॉलिक्यूल मुश्किल ही मिलता है। अबंडेंस देखो 99% जो है वो तो हाइड्रोजन की ही है, 99.985। ड्यूट्रियम की 0.01815, बहुत कम, और ट्रिटियम तो ख़त्म ही है, मतलब कितना कम है देख लीजिए आप। मॉलिकुलर मासेस के रिस्पेक्ट में, मासेस इसका 2 है तो इसका मास आएगा मॉलिकुलर मास 4 और इसका 6। देन मेल्टिंग पॉइंट 13.96 केल्विन में है, 18 और ये 20, यानी जैसे जैसे हम लोग आइसोटोपिक मास बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी देखिए 20, 23 और 25 तक आ रहा है, यानी बढ़ रही है वैल्यू। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस सभी जगह, हाइड्रोजन हो, ड्यूट्रियम हो, ट्रिटियम हो, सबका डिस्टेंस एक सा है, पर इनकी बॉन्ड एनर्जीज का फर्क देखिए, बॉन्ड एनर्जीज बढ़ रही है। हाइड्रोजन का 435.9 है, ये 443.4 है, और ये 446 है, यानी हाइड्रोजन से ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम से ट्रिटियम भले डिस्टेंस सेम है, पर आइसोटोप्स, हेवियर आइसोटोप का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होता है। ये कंपेरेटिव स्टडी है जो आप लोग को ध्यान रखनी है। इसी तरह से क्रिटिकल टेम्परेचर्स भी देखिए, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना सिवाय इसके कि हाइड्रोजन से ज़्यादा बड़ा ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम से ज़्यादा बड़ा ट्रिटियम होगा। अगर कुछ कंपैरिजन में पूछेंगे तो, जिसके चांसेस तो कम है, पर चूंकि ये चार्ट एनसीईआरटी में दे रखा है और मैंने एनसीईआरटी से ही ले रखा है, तो एनसीईआरटी का चार्ट है, मतलब भाई काम में आ सकता है, कुछ भी उठा के इसमें से पूछ सकते हैं। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। और दैट इज ऑल अबाउट आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन टू बी स्टडीड। अब हम पढ़ रहे हैं अक्रंस ऑफ हाइड्रोजन। यार अक्रंस की क्या बात करें, हमारा जो यूनिवर्स है वो लगभग 70% तो हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। और रहा सवाल हमारे अर्थ क्रस्ट का, तो यार हमारे अर्थ क्रस्ट पे इसका अबंडेंस जो है वो होगा लगभग 15.4%, भी सिर्फ वाटर के फॉर्म में, सिर्फ वाटर की फॉर्म में, और कोई इसका सोर्स नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन नहीं है भाई। हमने गैसेस स्टेट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन हीलियम गैसेस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर की परत से बाहर निकल जाती हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि जो गैसेस हैं वो डेंस गैसेस हमारे पास है, हाइड्रोजन जैसी गैसेस हमारे पास नहीं है एटमॉस्फेयर में। बियॉन्ड एटमॉस्फेयर जाएंगे तो डेफिनेटली हाइड्रोजन अमाउंट मिल जाएगा हमें। अकरेंस की बात करते हैं। अकरेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आता भाई, सिर्फ जानकारी है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, यार यहाँ मैंने पुरानी एग्जाम्स में देखे हैं कि क्वेश्चंस आए हैं, पुरानी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, और कुछ तो नेम रिएक्शन है। अब नेम रिएक्शन है तो डेफिनेटली बनता है कि यार क्वेश्चंस बन जाए इसके ऊपर। सो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन प्रिपेयर करने वाला सिंपल काम जो होता है वो लेबोरेटरी में होता है, और लैब प्रिपरेशन जो है वही गुब्बारे वाला भी इस्तेमाल करता है। जो गुब्बारे वाला गुब्बारे फैलाता है वो यही रिएक्शन कराता है। जिंक ग्रैनुअल्स या जिंक डस्ट को इस्तेमाल करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो ये हाइड्रोजन बनाता है, हाँ ये ZnSO4 के साथ नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है। नेसेंट का मतलब होता है नई नवेला हाइड्रोजन, बिल्कुल एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन बनता है जो बाद में जाकर H2 बन के निकल आता है। सो जो गुब्बारे वाला जो बनाता है ना वो भी यही हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, सेम टू सेम होता है। ये सेम रिएक्शन चाहे तो हम बेस के साथ भी करा सकते हैं। यदि NaOH के साथ रिएक्शन कराई जाए तो ट्वाइस ऑफ NaOH लेते हैं, ट्वाइस ऑफ NaOH के साथ तो सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। सो दोनों तरीके से प्रोसेस बनाया जा सकता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन, यार क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी कैन नॉट मेक यूज ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, व्हाई कंसंट्रेटेड H2SO4 इज नॉट यूज्ड, यही क्वेश्चन आता है। तो सिंपल सी बात है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया तो उसमें SO3 डिजॉल्व होता है, राइट। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हाइड्रोजन जो है ना ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये नेसेंट हाइड्रोजन है, जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो होगा क्या,
तो कुछ नहीं होगा, SO3 रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज हुआ वैसे ही SO3 रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल, आप कंसनट्रेटेड H2SO4 लोगे तो SO3 रिड्यूस हो जाएगा। यानी हम रिएक्शन करेंगे तो कुछ ऐसी रिएक्शन होगी, जिंक ने रिएक्ट करा ट्वाइस ऑफ H2SO4 से और हमें मिल गया ZnSO4 के साथ मिलना चाहा हाइड्रोजन, मिल गया SO2। क्यों भाई, साथ में एक रिएक्शन हुई ना, ये जो SO3 था उसके साथ ये दो नेसेंट हाइड्रोजन जो बने थे वो धड़ाधड़ रिएक्ट करते हैं और बना देते हैं इसे SO2 और खुद से बन जाते हैं H2। तो ये रिएक्शन इंटरनली चल जाती है भाई। इसी वजह से गैस जो निकलनी चाहिए थी हाइड्रोजन की, एक्सपेक्टेड तो ये था, बन ये जाएगा। इसका मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं, इस प्रोसेस में नहीं कर सकते। और यही हमारा क्वेश्चन का कॉर्नर है। देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन कॉर्नर यही होता और कोई क्वेश्चन कॉर्नर नहीं है। देन नेक्स्ट आते हैं इसकी कमर्शियल प्रिपरेशंस पर। भी ये तो पहली प्रिपरेशन हुई तो इसको नंबर 1 डाल देते हैं। देन सेकंड आते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन पर। कमर्शियल बनाने का तरीका क्या होता है यार? कमर्शियल बनाने का तरीका सबसे अच्छा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सिंपल सा तरीका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करा दीजिए। पर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब हमें एसिड और बेस के ट्रेसेस में थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालना पड़ेगा और इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस से लगभग आपको सब प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन मिल जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यहाँ पर लेते हैं एसिड या बेस जो आपको लेना हो, बिना एसिड बेस के ये कंडक्शन नहीं करेगा, सो दैट कैन बी डन। फिर भी इस प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जो हम इंडस्ट्रियली बोलते हैं, तो जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है, इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल पर जो चलता है वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। भाई बेस है बेरियम हाइड्रोक्साइड और कंडक्शन बहुत स्मूथ करा देता है ये, तो इससे कितना परसेंटेज बनता है भाई? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस तो सेम ही होती है बट 99.95% प्योर हाइड्रोजन निकल आता है इससे। निकाल तो लेंगे पर स्टोर कहाँ करेंगे? ये महाशय तो ऐसे हैं कि यहाँ से आए और वहाँ से निकल गए। मतलब ऐसा है कि भैया विक्रम बेताल खेलता है तो तू बोला मैं चला, वैसी कंडीशन है। मतलब जैसे ही निकालोगे ना वैसे ही आप किसी कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। जिस कंटेनर में, जिस पाइप से आप इसे गुजारोगे, जिस कंटेनर में इसे डालोगे ना, उसके पोर्स एटम के बीच के छेदों में से निकल जाएगा, ये उसके पोर्स में से निकल जाता है। तो हाइड्रोजन इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर। कभी ध्यान दिया है जो गुब्बारे हम लोग लेकर आते हैं खेलने के लिए, उसमें लगभग 1% के करीब हाइड्रोजन होता है, वो भी ऊपर छत की तरफ चिपकता है, राइट? एक दिन चिपकेगा, अगले दिन नीचे बैठ जाता है। आपको पता है क्यों भाई? एक दिन तो ऊपर चढ़ा क्योंकि हाइड्रोजन था उसमें, अब हाइड्रोजन धीरे धीरे फ्यूज आउट हो जाता है उसमें से, क्योंकि लाइटर गैस है, मैंने कहा ना, रोक नहीं सकते उसे। तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वापस डेंसर गैस जो रहेगी उसकी वजह से वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो गई। तो हाइड्रोजन टिकती नहीं है भाई, कुछ भी कर लीजिए। तो हाइड्रोजन में बहुत मुश्किल होता है इसको टिकाना। ये बना तो लेते हैं, स्टोर करना मुश्किल। हाथी तो है, पाल नहीं सकते भाई। चलो खैर, नेक्स्ट प्रोसेस भाई, कुछ जगह इंडस्ट्रियों में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन भी करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है भाई? ब्राइन सोल्यूशन क्या है भाई? नमक का पानी, कंसंट्रेटेड नमक डाल लो भाई, नमक का पानी, एक्वस एक्वस NaCl। तो NaCl का एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? तो भाई कैथोड पर मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस। और फायदे का सौदा है भाई, एनोड पर हाइड्रोजन की क्लोरीन गैस मिल जाएगा ना। तो क्लोरीन गैस आपको एनोड पे मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड पे मिल रहा है, इससे तो डबल फायदा हो रहा है। वैसे आप अगर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो ऑक्सीजन भी निकाला जा सकता है, बट क्लोरीन निकलता है और फिर आगे जाकर इनकी प्रोसेसेस में ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाने का काम में आता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन भी कराया जा सकता है एज ए प्रोसेस। देन हाइड्रोजन बनाने के लिए थर्ड प्रोसेस देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, अक्सर क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, और ये आता है फ्रॉम वाटर बॉश प्रोसेस बोलते हैं इसे, बॉश प्रोसेस। नाम तो बॉश प्रोसेस है बट इसमें होती है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि ये काम की चीज़ है भाई, ये ज़रूर कुछ नहीं। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होता क्या है? तो
आपको ये बात समझनी है कि भाई यहाँ पे रेड हॉट कोक लिया जाए, कोयला, धधकता हुआ कोयला लेते हैं, कोक, राइट। कोक का टेम्परेचर क्या होगा, 1270 केल्विन का टेम्परेचर है। ऐसे स्पेसिफिकली किताबों में लिखा है, टिप के लिख रही हूँ मैं तो वैसे भी, बट मैं आपको बता दूँ कि इतना हाई रेड हॉट कोक है, तो अपन यहाँ रेड हॉट लिख देते हैं। रेड हॉट कोक के साथ वाटर, वाटर नहीं भाई, स्टीम। टेम्परेचर इतना हाई रखोगे तो पानी तो स्टीम बन जाएगा, तो स्टीम से ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, कोयला और स्टीम जब आपस में ट्रीट होते हैं ना, तो ये बनाते हैं वाटर गैस, 1:1 रेशियो में। दिस इज फॉर्मिंग वाटर गैस, इससे बन जाता है वाटर गैस। वाटर गैस में हाइड्रोजन अलग हो जाता होगा, हाँ वैसे तो हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं, तो ये बॉश प्रोसेस कहलाता है। वैसे तो हम ये प्रोसेस जो कोयले से करा है, यानी रेड हॉट कोक से कर रहे हैं, इसे आप चाहो तो हाइड्रोकार्बन से भी कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट विद हाइड्रोकार्बन ऑल्सो, एंड द सेम वी रिक्वायर CnH2n+2, ये तो अल्किन ले लिया हमने, और इसके साथ n अमाउंट में H2O की ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो ये n अमाउंट में CO और 2n+1 अमाउंट में H2 दे देगा। रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ जो गैस मिलेगी ना, दिस विल नॉट बी इन 1:1 रेशियो, इसको बोलेंगे हम सिन गैस। तो जो भी वाटर गैस या सिन गैस हमें मिलती है, क्या हम इससे हाइड्रोजन बना सकते हैं? वेल, हम क्या करते हैं कि ये जो वाटर गैस और सिन गैस है, इसे इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। मोरओवर इसका एक और इस्तेमाल है, वो है कि वी एनरिच दिस सिन गैस विद कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भरपूर डालते हैं, एंड देन treat it again with steam। फिर से स्टीम से ट्रीट कर देंगे इसको, बहुत एनरिच कर देते हैं ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड में, हाइड्रोजन जितना निकल सकता है निकाल लेते हैं, जो बचा कुचा होता है उसको फिर से ट्रीट करते हैं, किससे, अब की बार करेंगे स्टीम से, और स्टीम से ट्रीट करते हैं, और इस बार कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करा जाता है 673 केल्विन पर। यार टेम्परेचर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद करना है, ये तो खुद ही मैं देख के लिख रही हूँ, आप देख ही रहे हैं मुझे, बट फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि हाँ यार, ये रिएक्शन अपने काम की है। दिस इज वाटर, कॉल इट एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। भाई ये हो गया वाटर गैस की शिफ्टिंग, तो इसे वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो काम की चीज़ है। और कोई प्रोसेस होता है भाई, प्रोसेस तो ढेरों होते हैं, पर अभी क्या है ना कि बहुत सारे प्रोसेस तो हम नहीं पढ़ सकते, राइट। फिर भी मैं आपको एक प्रोसेस और पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस आना चाहिए। लेंस प्रोसेस कहते हैं ऐसे। मेटल्स, जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, वे तो वैसे भी पानी से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, बट समस्या क्या है ना, हम इसे प्रिपरेशन नहीं बोल सकते। रीज़न क्या है कि जो हाइड्रोजन निकलती है इट कैचेस फायर, तो वो प्रिपरेशन नहीं कहलाती। प्रिपरेशन में तो ऐसा होना चाहिए कि हाइड्रोजन आप रिमूव करके यूज़ कर पाओ, खुद ही आग पकड़ ले तो क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए अल्कली मेटल से बना तो सकते हैं, बट हम बनाते नहीं हैं। जो मेटल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा करके, जिसका नाम बहुत चलता है भाई, लेन्स प्रोसेस। लेन मतलब क्या, ऐसा सोचो ना, लेन है, गली है, एक लोहे की गली है, बस ऐसा समझो। लेन्स प्रोसेस बेसिकली क्या है, आयरन का ट्रीटमेंट होता है स्टीम से, और जब आप स्टीम से इसे ट्रीट करते हो तो आयरन तो कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में, और ये रिलीज कर देता है हाइड्रोजन गैस। सो आई टेक थ्राइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू बैलेंस इट एंड ट्वाइस ऑफ आयरन। सेम गैस होती है, मतलब बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, और हाइड्रोजन गैस अच्छा खासा मिल जाता है भाई यहाँ पर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सस्ता सुंदर टिकाऊ टाइप का प्रोसेस है, लेंस प्रोसेस के नाम से जाना था। तो लेंस याद हो जाता है, तो आप अगर याद कर सके तो ये प्रोसेस ज़रूर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। दैट कंप्लीट्स, अरे हो गया भाई, प्रिपरेशन खत्म, हाइड्रोजन के बारे में जानकारियों का कार्यक्रम खत्म। तो फिर अब आएगा वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोजन। वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोजन, भाई विचित्र विचित्र टाइप के हाइड्रोजन है। अब वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोजन में ना, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं इसकी एलिट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं यार, एलोट्रॉप्स होते हैं ऑर्थो एंड पैरा।
सो भाई एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन लेने हैं हमें, और एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन दो टाइप के होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। अभी ऑर्थो फॉर्म क्या होता है, देखो जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये हाइड्रोजन गैस H2 का मॉलिक्यूल, इनके जो न्यूक्लियसेस हैं इनके स्पिन के अनुसार है। ऑर्थो में ना पैरेलल स्पिन होता है दोनों न्यूक्लियसेस का, और पैरा में एंटी पैरेलल, यानी ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और इनके न्यूक्लियसेस के स्पिन जो है वो ऑपोजिट टू ईच अदर है, तो हम इसे बोलेंगे पैरा। सो ऑर्थो एंड पैरा आर द टू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। यू नो व्हाट, इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए पर आता है। क्या आता है, ये पूछते हैं यार रूम टेम्परेचर पे कौन सा ज़्यादा मिलता है, रूम टेम्परेचर पे कौन सा ज़्यादा मिलता है, तो यार लगभग 75% जो होता है ऑर्थो होता है, और 25% जो होता है ना वो पैरा फॉर्म मिलता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर लोअर करते जाते हो ना पैरा फॉर्म प्योर फॉर्म में मिलने लग जाता है। पैरा फॉर्म बहुत स्टेबल है तो इसीलिए बहुत प्योर फॉर्म में मिलता है, और स्टेबिलिटी के कारण भी है, न्यूक्लियर स्पिन जो है वो आपस में कैंसिल हो रही है, यहाँ न्यूक्लियर स्पिन है नेट, तो डिफरेंस इसी वजह से आ जाता है। ओके, सो ऑर्थो और पैरा के बारे में और कुछ पढ़ना है, वेल पढ़ना तो है, आपको एक दो चीज़ें और पढ़नी है। एब्सोल्यूट ज़ीरो पर पैरा फॉर्म प्योर में मिलता है, ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, भाई ये टेम्परेचर कौन निकालेगा मालूम नहीं है यार, बट एब्सोल्यूट ज़ीरो अभी क्या करें ना, पूछते तो अपने को पता होना चाहिए ना कौन सा फॉर्म मिलेगा, भाई 100% मिल जाएगा अपने को पैरा फॉर्म। रोतलू लोग हैं यार, पता नहीं क्या करवाते हैं, मतलब ठीक है, ठीक है भाई ठीक है, इतना पढ़ लो, क्या ही करना है अपने को इससे ज़्यादा, राइट। ज़्यादा कुछ उससे अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार। अब ये तो हो गया भाई एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है ना। अब हम अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन ले रहे हैं, जिसमें मैं पहला आपको बता रही हूँ नेसेंट हाइड्रोजन हम किसे कहते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन अभी तो बताया था, जो नया नवेला हाइड्रोजन बनता है उसको नेसेंट बोलते हैं, बट बात ये ख़त्म नहीं होती यार। बात ये है कि नेसेंट फॉर्म जो होता है ना ये मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है, मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, खतरू रिएक्टिव है भाई, खतरू रिएक्टिव फॉर्म है, मतलब डेंजरस रिएक्टिव होता है ये, और ये बनता है इन सोल्यूशन ही, ये इन सीटू बोलते हैं ना जिस चीज़ को, इन सोल्यूशन, तो वैसे ही बनता है ये होता ये है कि जिंक के साथ H2SO4 की रिएक्शन होती है, बनता है जिंक का सल्फेट ZnSO4, और साथ में जो हाइड्रोजन निकलता है ये एटॉमिक फॉर्म में निकलता है, नेसेंट हाइड्रोजन। अगर कुछ प्रूव करना हो कि भाई ये नेसेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर नहीं है, तो प्रूव करने के लिए हमारे पास रिएक्शन है, और भी प्रूफ बिना प्रूफ के तो कुछ पता ही नहीं चलता ना। भाई देखो हरे कलर का सोल्यूशन है FeCl3 का, पीले में कन्वर्ट हो जाता है FeCl2, हरा पीला हो गया, ग्रीन सोल्यूशन टर्न इनटू येलो, येलो डट्टी फेलो, कैसे। अरे जो नेसेंट हाइड्रोजन जो है इतना रिएक्टिव है कि रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि यार वो इतना जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है कि कुछ कर ही नहीं सकते। डिड यू अंडरस्टूड दिस। तो क्या ये रिएक्शन बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। आपको बताऊँ KMnO4 भी डीकलराइज हो जाता है इससे, नेसेंट हाइड्रोजन से। सो भाई अगर हम लिखें KMnO4, तो KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में डीकलराइज हो जाएगा, H2SO4, और लगा लो इसमें 10 हाइड्रोजन की नेसेंट फॉर्म, बना लेगा ये K2SO4, देन MnSO4, और बन जाएगा 8 वाटर का मॉलिक्यूल। मतलब ये है कि ओवरऑल सिर्फ इतनी सी बात है। ओ फेरिक, अच्छा यार मैंने एक जगह गलती कर दी यार यहाँ पर, वेल लेट्स इरेज दिस यार, इरेजर भाई उल्टा कर दिया इन्होंने, मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, हाँ। FeCl3 जो होता है फेरिक क्लोराइड, ये हमारा येलो है और ये हमारा ग्रीन है, सॉरी है, ये क्या ही करूँ मैं, ग्रीन और येलो, येलो ग्रीन हो जाता है कभी कभी, अब वो यार ओ मिस्टेक, सॉरी, बट आप सुधार लीजिएगा इसको, ठीक है। एंड या so this is how the reaction takes place. This is purple in color, इसका देख रहे हैं पर्पल कलर, और ये पर्पल कलर यहाँ हो जा रहा है डीकलराइज्ड,
ए डीकलराइज्ड का मतलब क्या? कलरलेस सॉल्यूशन भाई, सिंपल। सो दैट प्रूव्स कि नेसेंट हाइड्रोजन होता है, राइट? So that is the very first form of hydrogen. Then second comes adsorbed, adsorbed या occluded. अभी क्या है, occluded जो है ना, ये कम रिएक्टिव है। ग्राहम भाई साहब ने ढूंढ के दिया था 1867 में। बताओ सारा कितना पुराना है, अभी तक पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर भी पढ़ते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन, एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन क्या होता है भाई? देखो यार, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो अपने छेदों में या अपने वॉइड्स के अंदर हाइड्रोजन को बहुत सारा अक्यूमुलेट कर लेते हैं। कुछ इनमें चुनिंदा मेटल्स होते हैं, जैसे कि पैलेडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम। पैलेडियम एब्सॉर्ब्स, एक डाटा है मेरे पास, 975 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या? अरे अपने आप से इतना गुना ज़्यादा हाइड्रोजन जो होता है, इट कंटिन्यूसली एब्सॉर्ब्स यार। वो एब्सॉर्ब करते रहता है, स्पॉन्ज जो होता है ना पानी के ऊपर, वो तो पानी खींच लेता है ना, वैसे ये हाइड्रोजन को खींचता है। आपको याद है हाइड्रोजन को जब भी रिएक्ट कराते हैं तो निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम जैसे मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ये मेटल क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये मेटल ना बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन को अपने ऊपर एब्सॉर्ब करा लेते हैं, ऑक्लूड करा लेते हैं, अपने वॉइड्स के अंदर घुसा देते हैं। तो वॉइड्स के अंदर घुसाने पे होगा क्या? तो यार ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। These are what we call it as occluded hydrogen. The phenomena of occlusion या adsorption, occlusion का मतलब होता है adsorbed, adsorbed ये सतह पर पकड़े हुए होता। So that is what we call it as occlusion process. ऐसे मेटल्स कौन कौन से? निकल है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है। वैसे ऑक्लूजन की प्रोसेस जो है ना, ग्रुप में 789 जो है, 789 इसके सारे एलिमेंट्स करने लग जाते हैं। आपको पता है 789 के साथ हाइड्रोजन कभी रिएक्ट नहीं करता, और इन्हें हम हाइड्राइड गैप के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो हाइड्राइड गैप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 789 ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो एलिमेंट्स हैं ये ऑक्लूजन का प्रोसेस दिखाते हैं, यानी एड्सॉर्प्शन दिखाते हैं। केमिकल रिएक्शन नहीं होती हाइड्रोजन से, बट ये हाइड्रोजन को पकड़ के रखते हैं अपने पास, उनके छोटे छोटे वर्ड्स के बीच में घुसा के रखते हैं, सरफेस पे बहुत सारा रखते हैं अपने। जैसे सरफेस के ऊपर जैसे एक मखमल की लेयर होती है ना, वैसे हाइड्रोजन की लेयर हो जाती है भाई पूरी तरह से। So that is what is this adsorbed or occluded hydrogen. Okay. And now the third part. अब तीसरा पार्ट देखते हैं। This is atomic hydrogen. एटॉमिक हाइड्रोजन भाई बनाना भी मुश्किल है और निभाना भी मुश्किल है। एटॉमिक हाइड्रोजन लैंगमोर साहब ने ढूंढा था 1922 में। क्या बताया था भाई कि यार अगर आप टंगस्टन और प्लैटिनम वायर का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करो लो प्रेशर पे, भाई एक ले लो यार इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए, इस इलेक्ट्रोड पर यहाँ एंड में टंगस्टन का वायर, और एक इधर इलेक्ट्रोड पे ले लो यार एक और यहाँ पे प्लैटिनम या टंगस्टन का वायर, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करो भाई मस्त। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस गुजारो लो प्रेशर में, यहाँ से इनके बीच में गुजार रहे अपन हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर में, लो प्रेशर पर धीरे धीरे आएगी, है ना, लो प्रेशर पे। तो जैसे ही आप इसे गुजारते हैं ना लो प्रेशर पे, ये टूटता है और एटम में कन्वर्ट होता है। अब हाइड्रोजन बौखला जाता सारा, आराम से निकल रहा था धीरे धीरे और पट करके टूट गया। अब वो टूट जाता है ना तो वापस रिकम्बाइन करता है, और रिकम्बाइन करते हुए बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, और यही बनाता है एटॉमिक टॉर्च। इसे बनता है एटॉमिक टॉर्च बनता है। तो ये प्रोसेस है एक एटॉमिक टॉर्च का। और ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है गैशियस फॉर्म में, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एटॉमिक। अच्छा नेसेंट अलग था यार, नेसेंट विद इन सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था भाई, पहले बता दूंगा आपको। ये इन सोल्यूशन है, इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर ही मिलता है, सोल्यूशन के बाहर कुछ ना होता है इसका। और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और एटॉमिक पकड़ ही नहीं पाओगे भाई, बनेगा और वो वापस रिकम्बाइन भी कर जाता है। तो दिस एटॉमिक हाइड्रोजन सो फॉर्म है व्हिच रिकम्बाइंस इन एटॉमिक टॉर्चेस। ये फिनोमेना एटॉमिक टॉर्च में होता है। फिजिक्स में आप थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ लेना इसके बारे में। तो एटॉमिक टॉर्चेस इसी फंडामेंटल पे बनते हैं। सो दैट इज़ व्हाट एटॉमिक हाइड्रोजन इज ऑल अबाउट। तो ये तो तीन टाइप हुए, नेसेंट, एड्सॉर्ब्ड और एटॉमिक। और बाकी कुछ और इसमें बचा है क्या? जस्ट लेट मी चेक 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 चेक। नो वे, हो गया भाई, खत्म है यार। हो गया, क्या खत्म हो गया? वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोजन खत्म हो गया। एक बार पढ़ो और मोक्ष की प्राप्ति करो। क्यों वो ऐसा बोल रहे हो भाई? देखो यार इसमें कुछ पढ़ने का था नहीं। जो क्वेश्चन कॉर्नर है ना, वो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि यार एक क्वेश्चन कॉर्नर ये बॉश प्रोसेस है, राइट?
और क्वेश्चन कॉर्नर में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछ लेगा भाई कि यार ये जो क्वेश्चन कॉर्नर है, ये जो आपको बताया ये क्वेश्चन कॉर्नर है, और कोई क्वेश्चन कॉर्नर है यार, और कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा यार, ये सब स्कूल लेवल का टोटल क्वेश्चन कॉर्नर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ नहीं है। अब भाई शुरू करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी पढ़ रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो भाई हाइड्रोजन गैस की क्या केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है? देखो यार, हाइड्रोजन जो है इसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं। गॉट इट। तो हाइड्रोजन 2000 केल्विन पे एटम के फॉर्म में टूटता है। डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो देखो टिप के लिख रही हूँ, मेरे को खुद नहीं आता किलो जूल पर मोल, यार डाटा नहीं याद होता भाई, एक चीज बहुत बड़ी दुखदाई है, वो डाटा याद नहीं करना अपने को भी नहीं करना, टेंशन ना लो, ये होता है। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई हाइड्रोजन को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी। बाकी क्या है? बाकी कुछ नहीं है, बाकी सीधा सीधा मोक्ष की प्राप्ति है। मतलब बीच में लिखो हाइड्रोजन, ये समाधि जमा के बैठ गए, और बनाओ इनके साथ रिएक्शंस। क्या रिएक्शन बनाएंगे मैं बोलती जाती हूँ, आप खुद ही लिख लो यार। देखो हेलोजन के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा? हैप्पी एंडिंग, HX बन जाएगा। भाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। ठीक है भाई, ऑक्सीजन के साथ बता दो, क्या बना लेगा ये? केमिकल प्रॉपर्टीज है भाई, खत्म है। क्या पढ़ोगे आप इसमें? ये तो सब 8th 9th वाले बच्चे पढ़ते हैं यार। पर ठीक है, अपन इसको प्रॉपर्टीज बना के पढ़ेंगे ना भाई, नाराज नहीं करने का किसी को। ओके, किसी मेटल से रिएक्शन कराओ, तो भाई मेटल का हाइड्राइड बना दो, मेटल और H का X लगा दो भाई, जो चार्ज होगा उस हिसाब से आ जाएगा मेटल हाइड्राइड। जैसे 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 एग्जाम्पल के तौर पर बताओगे, मैग्नीशियम का हाइड्राइड, कैल्शियम का हाइड्राइड, सोडियम का हाइड्राइड। आपको पता है एक और इसमें बहुत महारथी है जिसको हम हाइड्रोलिथ का नाम से जानते हैं। हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ वो कंपाउंड है जिससे आप हाइड्रोजन का ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी एक जगह से दूसरी जगह अगर हाइड्रोजन को ट्रांसफर करना हो तो हाइड्रोलिथ सफेद कलर का पाउडर होता है, ये बनाकर ही हम हाइड्रोजन का ट्रांसफर कर पाते हैं। सो दैट इज हाइड्रोलिथ, कैल्शियम हाइड्राइड जिसे हम बोलते हैं। अच्छा चलो, अब बात करें कि ये किसी मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करें। ये किसी मेटल का क्या मतलब है? आप इसको किसी भी मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करिए, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे CuO, PbO, क्या ही होगा इससे? भाई अब वाटर से रिएक्शन करो, गर्म करो, कॉपर और लेड प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और पानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेके बन जाएगा। हाइड्रोजन मतलब वाटर के फॉर्म में निकल आएगा। अगर आपने रिएक्शन करी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन है भाई, क्या होगा? कुछ तो हो ही जाएगा। घी बनाओ घी, अरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेंगे और क्या होगा? इसे हम लोग हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कहते हैं। वैसे तो निकल भाई साहब की प्रेजेंस में हमने पढ़ा है इसे, निकल। तो निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और कोई रिएक्शन बची, एक बची है और वो भी पढ़ी लो, इसे कहते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन क्या होता है? बहुत सारी रिएक्शन ना इसलिए निकाली जाती है कि भाई बच्चे कुछ तो पढ़े। तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर जो होता है वो यदि जब भी एल्कीन से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में एल्डिहाइड बना देता है और बहुत आराम से बन जाता है। इसी को हाइड्रोफॉर्माइलेशन कहते हैं। एक जगह CH और एक जगह H लगा दीजिए, बस खत्म काम है भाई, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। कोई रिएक्शन काम की? हाँ हाँ, होती तो मैं पहले ही बोल देती भाई, पढ़ लो, बस इतना है केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब देखो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, क्या क्या काम में आता है भाई हाइड्रोजन? बताओ, तुम लोग ही बताओ यार। पहला तो वनस्पति घी बनाने में काम आता है, फर्स्ट प्रोसेस में लिख देती हूँ भाई, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, जो कि हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी। फिर सेकेंड प्रोसेस किस काम में आ रहा है? रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल्स लाइक कॉपर लेड, है कि नहीं? देन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया प्रिपरेशन, इतना ही लिखूंगी मैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखूंगी, समझ लेना बस, अमोनिया की प्रिपरेशन। देन चौथा है मिथाइल अल्कोहल, ये पढ़ो यार, प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। एक्चुअली ना एक बार क्वेश्चन आया है जेई में, ये प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है भाई। तो प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, भाई कोबाल्ट एज अ कैटलिस्ट लेना होता है, कोबाल्ट।
कोबाल्ट एज अ कैटलिस्ट लो, सीओ मतलब समझ लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कोबाल्ट है, ये इसका ओ छोटा है, इसका ओ बड़ा है, ये बनाता है भाई CH3OH, और लगभग 90% के करीब इसका ईल्ड होता है, ऐसा किताबें बोलती हैं। तो अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाता है इससे। देन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के साथ ही अपन यहाँ एक और जोड़ देते हैं यार, HCl ऑल्सो, अमोनिया HCl ये सब बन जाते हैं इससे। देन वेल्डिंग और कटिंग पर्पसेस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पस। तो ये प्रोसेस मान लो ऐसा है कि बहुत सारे जोड़ते जाओ, बस ये तो कहानी है और क्या है। रॉकेट फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, रॉकेट फ्यूल भारत में नहीं इस्तेमाल हो सकता है, ये याद रखना, हमारा देश बहुत गर्म है, तो क्या करें, तो फिर हमारे देश में कुछ ना हो सकता भाई। और लास्टली आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 12th में पढ़ेंगे, फ्यूल सेल में इस्तेमाल होता है। दैट्स इट, हो गया भाई हाइड्रोजन क्या है। अब कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ना शुरू करें, बस हो गया हाइड्रोजन फिनिश। इतना ही है, जानकारी है, क्या ही करना, कुछ नहीं, इजी है। अब पढ़ रहे हैं हम इसके हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स जो है वो कैटेगराइज हैं और डिवाइडेड है, और उसी के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। तो हाइड्राइड्स होते क्या है भाई, जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो हाइड्राइड्स बनते हैं। अब हाइड्राइड्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। कॉम्बिनेशन, हाइड्राइड का मतलब लिख ले, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे मैं आपको बता दूं, नॉन मेटल्स में नोबल गैसेस नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ एक्सेप्ट नोबल गैसेस। वही नोबल गैस भी समझ लोगे नॉन मेटल में आप लोग का क्या है, आप समझ लोगे, मेरी वैन बच जाएगी, है ना। तो मैं पहले ही लिख देती हूँ, सेफर साइड चलना बेटर होता है ना। हाँ तो भाई हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन मेटल और नॉन मेटल से, ओके। अब अभी हाइड्राइड्स के टाइप कितने होते हैं, तो टाइप देख लो भाई, टाइप होते हैं 3। पहला कहलाता आयोनिक, आयोनिक किससे बनेगा, मेटल से, आयोनिक किससे बनेगा, मेटल से, ये शेर खान अब मेटल के सामने ही बनता है भाई। तो यहाँ लिख रहे हैं विद एस ब्लॉक। सबसे अच्छे मेटल कहाँ पर है, एक्सट्रीम लेफ्ट में, एस ब्लॉक। बेरिलियम छोड़ देना भाई, इसमें भी एक्सेप्शन के बगैर केमिस्ट्री कहाँ होती है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दो ना, एक्सेप्ट बेरिलियम कर ही दो भाई, क्योंकि क्या है, पंगे नहीं लेने चाहिए। पता चला बेरिलियम का हाइड्राइड जो कोवलेंट होता है और पॉलीमेरिक फॉर्म में भी होता है, आप पीछे पड़ गए भैया, मैम आपने तो कुछ और कहा था। तो एक्सेप्ट मैं पहले लिख दूँ भाई, बेरिलियम उस जाति का नहीं है, मतलब हाइड्रो एस ब्लॉक का होता नहीं है वो, उसे रैशनल क्लासिफिकेशन के लिए रखा हुआ है, ऐसा एनसीईआरटी भी कहता है। तो बेरिलियम को छोड़ दीजिए, आयनिक हाइड्राइड एस ब्लॉक से बनते हैं। देन हम बात करें कोवलेंट हाइड्राइड की, कोवलेंट या मॉलिकुलर। यार कोवलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड जो बनेंगे ना, वो किससे बनेंगे आप बताओ। कोवलेंट बॉन्ड किससे बनाएगा, अपने भाई बंधों से, पी ब्लॉक वालों से। तो विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यस, पी ब्लॉक के साथ तो ये कोवलेंट हाइड्राइड ही बनाएगा, कार्बन के साथ नहीं बनाता, सल्फर के साथ नहीं बनाता, ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाता। तो देखिए ऑल कोवलेंट हाइड्राइड्स, मॉलिकुलर हाइड्राइड्स, तो पी ब्लॉक के साथ मोस्टली इसके वही बनते हैं। ऑफ कोर्स उन मेटल्स के साथ नहीं, पी ब्लॉक में कुछ मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स के साथ। देन थर्ड है मेटालिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्या होगा भाई, मेटालिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स जो बनते हैं, ये डी ब्लॉक की मेहरबानी है। बचा क्या, बस नोबल गैस बचा था, वही तो मैंने पहले लिख दिया, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की मेहरबानी है। और आपको मैं उसमें भी बता दूं, डी ब्लॉक में से 7, 8, 9 हाइड्राइड गैप है, ये बार बार याद रखना यार, क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है कि भाई 7, 8, 9 जो है वो हाइड्राइड गैप बनाता है, वो एलिमेंट रिएक्ट नहीं करेंगे। डन डना डन। अभी क्या करें, अभी एग्जाम्पल देखते हैं आयनिक हाइड्राइड का। आयनिक हाइड्राइड का क्या एग्जाम्पल है, ओ वेल आयनिक का एग्जाम्पल है, आयनिक हाइड्राइड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो तो एस ब्लॉक याद करूँगा ऐसे याद हो जाएगा, क्या है, NaH है, और कैल्शियम हाइड्राइड है, और लिथियम हाइड्राइड है। दीज आर ऑल आयनिक हाइड्राइड्स। इन आयनिक हाइड्राइड में कौन सा काम का है, कैल्शियम हाइड्राइड बहुत काम का है भाई, हाइड्रोलिथ के नाम पर।
और एक है ये लिथियम हाइड्राइड, ये भी बड़े काम का है। आपको पता है लिथियम हाइड्राइड का हम इस्तेमाल करते हैं AlCl3 के साथ, राइट, Al2Cl6 के साथ करते हैं। तो बनता क्या है, 2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और 6 HCl। ये रिएक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी भाई। क्यों पढ़नी पड़ेगी? ये इसलिए पढ़नी है क्योंकि एक है ना रिड्यूसिंग एजेंट का बाप है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसकी बनने की प्रोसेस रिड्यूसिंग एजेंट वैसे तो कहीं नहीं पूछी होती और नहीं कहीं ऑर्गेनिक में बताई होती, बट चूंकि इनऑर्गेनिक में यहाँ पे मेंशन्ड हो जाती है तो दैट बिकम्स अ क्वेश्चनेबल थिंग। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाने के काम में आता है लिथियम का हाइड्राइड, और ये इसलिए हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब बात करें कोवलेंट हाइड्राइड की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इससे ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना अपने को, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है तो अपन क्यों दिमाग लगाएंगे। मतलब पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बट जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ा रही हूँ मैं भी आपको। डिटेल में कभी बात करनी हो तो बिल्कुल बात करी जा सकती है। चलो कोवलेंट हाइड्राइड देखें, तो कोवलेंट हाइड्राइड में ना बहुत सारे हाइड्राइड्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं। इसको भी 3 में डिवाइड कर दिया। भाभी यार क्या ही करेंगे अपन, सिलेबस बढ़ाना होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बताओ हाइड्राइड कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड में देखो यार, भिखारी कौन होते हैं ये पूछो तो भिखारी, बी से बोरॉन, बी से बेरिलियम। इनके हाइड्राइड जो होते हैं ना वो पैदाइशी भिखारी हैं सब। तो ये इसमें एग्जांपल लिखो, बेरिलियम का हाइड्राइड और B2H6 पक्के भिखारी। भिखारी मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन होते हैं? प्रिसाइज का मतलब ना जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, जहाँ और डिफिशिएंसी ना हो, जैसे CH4। भरपूर आनंदमयी जिंदगी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट, ज़्यादा रईस। इफिशिएंट का मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट आपको ये याद रखना है ऑक्टेट कंप्लीट है उनका, बट इनके पास लोन पेयर है जो डोनेट किए जा सकते हैं। ये दूसरों को लालच देते हैं, देख हमारे पास है, तो ऐसे लोन पेयर जब डोनेट किए जा सकते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट। तो कोवलेंट हाइड्राइड का 3 टाइप के, डिफिशिएंट, प्रिसाइज एंड इफिशिएंट। कुछ पूछते तो नहीं है इस बारे में, इन लोग का भरोसा नहीं है यार, क्या पूछ लें, NCERT में लिया है तो अपने को पढ़ना ही है। अब बात करें हमारे पास मेटालिक या नॉन स्टोइचियोमेट्रिक की, तो मेटालिक में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ग्रुप 3 4 5, ये ऑफ डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक के जबरदस्त रिएक्ट करते हैं। डी ब्लॉक फॉर्म्स मेटालिक हाइड्राइड। और डी और एफ भी लगा लो यार, एफ भी तो है, एफ को क्यों हम छोटा अलग छोड़ रहे हैं। तो यहाँ फॉर्म वॉर्म हटाओ, एफ ब्लॉक लगाते हैं ना, तो DNF ब्लॉक फॉर्म्स मेटालिक हाइड्राइड। वैसे मैं आपको बताऊँ डी ब्लॉक 3rd ग्रुप से शुरू होता है, 3rd B से। तो 3 4 5 में है ना वो एफ ब्लॉक आ गया सारा उसमें, और तो एफ ब्लॉक बिलोंग टू 3rd ग्रुप ओनली, सिंपल, ठीक है। तो ये सब मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं। 7 8 9 का याद रखना है, क्या है, हाइड्राइड गैप है भाई, ठीक है। Hydrides are known as metallic hydrides and they conduct electricity. These hydrides are non-stoichiometric. तो metallic hydride क्या होते हैं? Non-stoichiometric का मतलब समझते हैं? Non-stoichiometric का मतलब होता है, कुछ लोग stoichiometric भी बोलते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। Non-stoichiometric का मतलब है कोई धर्म नहीं है सालों का, कुछ भी रेशियो में लग सकते हैं, तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक बनाते हैं। एक्चुअली हाइड्रोजन बहुत छोटा है, तो हर एक एटम के साथ ना उसका अमाउंट कुछ ज़रूर से ज़्यादा ही चला जाता है। जैसे इट्रिबियम के साथ देखो हाइड्रोजन लगा 2.55, तो टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन 1.8 लग जाता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पे 1:1 रेशियो या 1:2 रेशियो, एग्जैक्ट कोई रेशियो मेंटेन नहीं है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। सो एज फॉर एग्जाम्पल न्यूबियम के साथ है, न्यूबियम के साथ भी हाइड्राइड लगा हुआ है, दिस इज 1.2 समथिंग। वेनेडियम के साथ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। देयर आर सो मेनी वी कैन नॉट इवन काउंट आल्सो, इतने सारे बनते हैं ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो क्या हमें इनके फॉर्मूले याद करने? बिल्कुल नहीं। आपको ये सिर्फ समझना है कि ये मेटालिक हाइड्राइड्स हैं जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं। डी और एफ ब्लॉक वाले टूट पड़ते हैं भाई हाइड्रोजन के ऊपर, इस तरह से बॉन्ड बना देते हैं। तो और कोई इंपॉर्टेंस है इसकी? नहीं, सिर्फ ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं।
एंड ये हाइड्राइड्स ऑक्लूडेड हाइड्राइड्स भी कहलाते हैं, जब 7 8 9 वाले होते हैं तो ऑक्लूडेड भी कहलाते हैं। दैट्स इट, ये हाइड्राइड्स है, दैट्स इट। इन सब में बेहतरीन हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, वो होते हैं आयनिक हाइड्राइड, क्योंकि आयनिक हाइड्राइड में ना हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होता है ना वो -1 है, तो दे आर द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल ऑफ देम। और वैसे भी रिड्यूसिंग एजेंट अपन ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी रिड्यूसिंग एजेंट का बाप बनाया तो है अपन ने, इसको यही तो बनाया है, तो इसीलिए हम हाइड्राइड्स को स्टडी करते हैं। बाकी बाकी ख़त्म किए मेरे, बस इतना ही पढ़ना है, दी एंड जी, मत पढ़ो उससे आगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ वाटर, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, और वो अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन है वाटर और H2O दोनों एक साथ पढ़ेंगे। सो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें आपके सिलेबस में 2 हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। वाटर क्योंकि इसकी हार्डनेस पूछते हैं, और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है H2O2। We'll start with that in the next session. Okay, till then, bye bye.